everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, by finally data science का पेपर नजदीक आ चुका है और इसके लिए चाहिए आपको कि मैम सैंपल पेपर जल्दी से सॉल्व करवा दो। तो लो जी, हाजिर है आपकी बरखा मैम एक बार फिर से क्लास 10 डेटा साइंस के सैंपल पेपर के साथ। आज जो ये सैंपल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल पेपर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न में। जानना चाहते हो कि कैसा पैटर्न होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कहां चॉइस मिलेगी नहीं मिलेगी, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कैसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होंगे, तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि लेटेस्ट सेशन का लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आज हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी बरखा मैम ने क्लास 10 डेटा साइंस का कंप्लीट वन शॉट बना दिया है। होपफुली आपने देख लिया होगा। अगर वो वन शॉट वीडियो देख लिया है पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी का, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे अगर आपने वीडियोस देख लिए। इसी के साथ हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, लाइव मैराथन सेशंस चल रहे हैं, महा मैराथन सेशंस, ये भी आपको अच्छे से पता है। आज ही शाम को आपको एक धमाकेदार सेशन देखने को मिलेगा, दैट इज फाइनल रिवीजन ऑफ क्लास 10 डेटा साइंस, जो अल्टीमेट सेशन होने वाला है, गेम चेंजिंग सेशन होने वाला है। तो डोंट मिस दैट सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। जो भी वीडियो एक्सेस करना चाहते हो सब आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है जी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब डिस्कस कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10 डेटा साइंस का सैंपल पेपर। योर डेटा साइंस सब्जेक्ट कोड इज 419 एंड क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसा कि सीबीएसई ने आपको सेशन 25-26 के लिए दिया है। अब देखो जी, इस सैंपल पेपर के बेसिस पे आपको काफी आइडिया लग जाना है ना। जिस चीज में आपको डाउट हो रहे थे वो डाउट पता चल जाने। अभी तक भी अगर बुक खोल के नहीं देखी, एक दिन पहले भी पढ़ाई नहीं की, तो बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब भी टाइम है, पढ़ लो, समझ लो, वीडियोस अवेलेबल है, जाके देख लो। सारी चीजें हाथ में बरखा मैम ने आपको दे दी है। अब सिर्फ काम करने का समय आ चुका है और वो है आपका, ठीक है। अब आपको अपने स्मार्ट वर्क को करना है विथ यूजिंग योर हार्ड वर्क, ठीक है जी। तो अब स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, उसके लिए पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में कितनी यूनिट्स है, कितने चैप्टर है, वहां से कितने मार्क के क्वेश्चंस बनने हैं। अगर ये पता है तो फिर आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। गॉट इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपकी जो बुक है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं और अभी फिर से एक बार ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस ब्लूप्रिंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस ब्लूप्रिंट में क्या बताया है, इस ब्लूप्रिंट में ये बताया है कि आपकी जो बुक है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, ठीक है। अब पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डन। पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। समझ में आई इतनी बात अच्छे से। पार्ट ए से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 10 मार्क्स के, पार्ट बी से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो होंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल ऐसे मिला के आपके बन जाते हैं 50 मार्क्स। तो 50 का थ्योरी पेपर होगा, 50 का आपका बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होगा। तो 50 + 50 दैट इज 100, ठीक है। अब पार्ट ए में टोटल यूनिट्स है आपकी कौन कौन सी। पार्ट ए में टोटल यूनिट्स आपकी 5, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। 5 यूनिट का एक वीडियो अवेलेबल है, जहां पे पूरे यूनिट्स को मैंने चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस एक बार आपको उस वीडियो को देखने की देर है। अगर वो वीडियो देख लिया तो पार्ट ए कंप्लीट, और ये 10 नंबर यहां से 100% स्कोर करोगे आप, ठीक है। अब मैम कहानी जो है मेन वो ये है कि एक्चुअली पार्ट ए हमें पता है, 5 यूनिट हमें पता है, हमें पता ये नहीं है कि मैम किस यूनिट से कौन से नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो बेटा पार्ट ए से 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, बस। कोई भी लॉन्ग आंसर पार्ट ए से नहीं आता है। तो मैम कौन से यूनिट से 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अब वो देखो। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी, ग्रीन स्किल्स, 5 से। लेकिन 2 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन सेल्फ मैनेजमेंट से आएंगे, एमसीक्यू टाइप के 1 नंबर के क्वेश्चंस। और वहीं हर एक यूनिट से 2-2 नंबर के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो ध्यान रखना, सेल्फ मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, बाकी सारे यूनिट से एमसीक्यू के एक ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे कुल मिला के हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो जब आपके हाथ में बोर्ड का पेपर आएगा ना, पहला ही क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होगा, जिसमें 6 में से कोई 4 आपको एमसीक्यूज करने होंगे और वो यहीं से होंगे। जैसे सेक्शन बी पर आओगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे 2 नंबर के, जो अगेन इन 5 यूनिट से होंगे। तो 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको यहाँ भी अटेम्प्ट करने होंगे,
2 नंबर के भी, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू मिलेगा, सेक्शन बी में आपको मिलेगा 2 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क। तो 2 मार्क के क्वेश्चन और 1 मार्क के क्वेश्चन आपके 5 यूनिट से यहाँ से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैंने बता दिए। तो एमसीक्यूज आएंगे 6 और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5। 6 में से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करना है, 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना है। तो टोटल मिला के हो जाएंगे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 और 10 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये अच्छे से क्लियर हो चुकी है बेटा। यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आएगा। अब बात कर लेते हैं मैम पार्ट बी की, जहां से 4 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आखिर कौन से यूनिट से हम 4 नंबर के क्वेश्चंस कर ले जहां से बन जाएंगे। तो अब बहुत केयरफुली समझना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि पार्ट बी में हमें पढ़ना क्या है। अगेन 5 यूनिट, स्टैटिस्टिक्स वाली फर्स्ट यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूशन इन डेटा साइंस सेकंड, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स थर्ड, डेटा मर्जिंग फोर्थ, एथिक्स एंड डेटा साइंस फिफ्थ। ये भी सब मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है एक डेडिकेटेड वीडियो में, ठीक है। डेटा साइंस 1 शॉट वाली, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। 5 यूनिट में से 4 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ध्यान से समझो, है ना। पार्ट बी से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मैम आखिर ये 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो किन यूनिट से आएंगे, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चन की बात कर लें तो 4 क्वेश्चन पहली यूनिट से, 4 क्वेश्चन दूसरी यूनिट से, 4 क्वेश्चन तीसरी यूनिट से। डेटा मर्जिंग से 7 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के। एथिक्स एंड डेटा साइंस से 5 क्वेश्चंस आएंगे। समझ के बात अच्छे से। डेटा मर्जिंग से ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे 7। क्लियर। तो ऐसे टोटल 24 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें अगेन आपको कुछ 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। अब 2 नंबर के क्वेश्चन हर एक यूनिट से एक ही आएंगे एक्सेप्ट डेटा मर्जिंग। तो डेटा मर्जिंग वाला जो यूनिट है ना बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना, क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर के जो एमसीक्यूज है वो भी 7 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। बाकी सब जगह से एक एक क्वेश्चन है ना 2 नंबर के। अब 4 नंबर के क्वेश्चन 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 5 में से आपको करने होंगे कोई 3। 5 यूनिट का एक एक आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें से कोई 3 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 यूनिट से आपको कुछ 2-2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। 6 में से कोई 4 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के आपको यहाँ पे 27 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 नंबर का ये पार्ट भी आपका वेटेज रखता है। अब जो दूसरा डाउट ये आता है कि जो बच्चे पहली बार इस सेशन में आए हैं, क्लास 10 डेटा साइंस, बस एक दिन हमारे पास बचा हुआ है और इस एक दिन में फोड़ना है पेपर को, ठीक है। आखिरी बार करना है और इस बार एग्जाम में डेटा साइंस में 100 पार करना है। अगर ये टारगेट आपने रख लिया अपने साथ तो आप कभी हार नहीं मानोगे और ये सब्जेक्ट आपका उन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर जाएगा जिनसे आपको बहुत डर लग रहा है, जो आपके पेपर में लगता है कि मैम रुक जाएंगे या कम मार्क्स आएंगे, डर लग रहा है एक्चुअल में, ठीक है जी। जैसे मैथ्स का पेपर काफी बच्चों का बहुत अच्छा गया, काफी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मैम टफ था, अच्छा नहीं भी गया, कम मार्क्स आ सकते हैं। तो क्या डेटा साइंस रिप्लेस करेगा? बिल्कुल रिप्लेस करेगा, बट उसके लिए डेटा साइंस में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो अब ये वीडियोस कहाँ मिलेंगे मैम? तो देखो ये वीडियोस का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, पर यहाँ देखो ये पार्ट ए का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इन 1 वीडियो, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये आपका बोर्ड्स महामैराथन सेशन 1 पार्ट बी के लिए। ये किसके लिए है? पार्ट बी के लिए, 1 शॉट पूरा। तो पार्ट ए पार्ट बी का सिलेबस खत्म। ये सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है, इन दोनों वीडियो से आप अपना सिलेबस कुछ 2 घंटे के अंदर खत्म कर दोगे, 2 से 3 घंटे में। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको 2 से 3 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म करने को मिल रहा है, पूरी 10 यूनिट, तो क्या बुरा है मैम? फटाफट से देखकर खत्म करते हैं ताकि एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद अगर अब आप एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो तो उसके लिए देखो एमसीक्यूज भी ऑलरेडी मैं लेकर आ चुकी हूँ। ये पार्ट ए के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आईटी, एआई, डेटा साइंस तीनों के लिए है। तीनों में पार्ट ए सिमिलर है और सिमिलर क्वेश्चंस विल कम, है ना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेटा साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट ए के बेटा, है ना। ये किसके हैं? पार्ट ए, देखो ये लिखा हुआ है पार्ट ए के। वहीं पार्ट बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन कल ऑलरेडी हो चुका है, लाइव सेशन, और ये लाइव सेशंस तो हमारे चल ही रहे। तो ये पार्ट बी का महामैराथन में हमने डिस्कस किया था, पार्ट बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। अब व्हाट अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैम? तो देखो जी, यहाँ पर अब जो आने वाले सेशंस हैं आपके, उनके लिए बहुत केयरफुली रेडी रहना। आज शाम को हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेटा साइंस पार्ट बी एज वेल एज पार्ट ए, और फाइनल रिविजन करेंगे, फाइनल टच देंगे हमारे डेटा साइंस को, जहां से आप अपने डेटा साइंस सब्जेक्ट को पॉलिश कर पाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सेशन देख लिया ना, मतलब समझो कि आपका आधा से ज्यादा टेंशन खत्म।
मैं तो ये कहूंगी मतलब पूरा टेंशन खत्म। उसके बाद 20 तारीख को आपका पेपर है, 20 तारीख को मॉर्निंग सेशन होगा हमारा आखिरी जंग, फाइनल फाइट टू जस्ट स्कोर द 100 आउट ऑफ 100 इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, 100 मीन्स 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि 50 का थ्योरी पेपर होता है। गॉट इट। तो एंड गेम सेशन लेकर आ जाऊंगी, दैट इज मॉर्निंग 5:30, गेट रेडी फॉर दिस। और इन्हीं सारी वीडियो के बेसिस पे आप अपने पेपर को फोड़ कर आ पाओगे और जो हमारा टारगेट शुरुआत से रहा है उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ जाए सैंपल पेपर की तरफ। ये तो एक इंपॉर्टेंट सी अपडेट थी जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि आखिर आपका ब्लूप्रिंट क्या है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न पर आ रहे हैं, वो अब हम जानेंगे। तो ये वीडियोस के सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल पैनिक मत हो। और इनके अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां से आप मुझे डायरेक्ट डीएम करो, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स पीडीएफ। ठीक है जी, बहुत मिनिमल कॉस्ट पे मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब जब भी पेपर हाथ में आता है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए, भले ही इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह जैसे मैथ्स आपका 3 घंटे का पेपर हुआ ना, ये 3 घंटे का नहीं होगा। तो बिल्कुल भी इस फिराक में मत रहना कि 3 घंटे मिलेंगे आपको। नो, दिस पेपर इज ओनली ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, मतलब अगर आप 10 बजे एग्जाम हॉल में जा रहे हो, 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा जी 11:30, 12:30 आपका पेपर खत्म हो जाएगा। गॉट इट। तो 12:30 इज द डेडलाइन। ध्यान रखना कि 2 घंटे का पेपर होगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेना। 10 नंबर का पार्ट ए है, 40 नंबर का पार्ट बी है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर 21 क्वेश्चंस, जो डिवाइडेड होंगे 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और बी में, जैसे हर साल होता है। यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, पूरे 21 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यूज और उसके बाद के होंगे 16 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव। अब आप सोच रहे हो सिर्फ 5 क्वेश्चन, जी नहीं, ये 5 में भी बहुत सारे सब टाइप्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो टोटल जो 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, वो कैसे मिल रहा है, 5 + 6। तो सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के, सेक्शन बी में टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ये एमसीक्यू होगा और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात। चलिए, अब मैम करना क्या है, तो इस 21 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करके आना है। पूरे 21 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 21 में से टोटल 15 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना। अब सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे 24 मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब 24 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल। ठीक है, और सेक्शन बी होगा 26 मार्क्स का, जहां पे आपको कुल मिला के कुछ कितने क्वेश्चंस मिलना है, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 16 में से 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो 26 नंबर के होंगे, तो 26 + 24 हो गए 50 नंबर। ठीक है, तो सेक्शन ए में होंगे 5 क्वेश्चन, जिसमें 5 में सब क्वेश्चंस में आपको टोटल 24 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली पढ़ लेना, हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स अलॉटेड है। तो अब ये कहानी तो आपको क्लियर हो चुकी है कि आपका पेपर होगा। एक बार फिर से हायरार्की समझा दे रही हूँ, ध्यान से समझना। आपका जो डेटा साइंस का पेपर होगा वो पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बहुत केयरफुली समझ लेना। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल आपको मिलेंगे कितने, 5 क्वेश्चंस। ठीक है जी, कितने मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 और 5। और इन 5 क्वेश्चन से मिलाकर जो क्वेश्चंस बनेंगे, जितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो होंगे 24 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये सेक्शन ए होगा आपका क्या, एमसीक्यू टाइप। कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, ये आपका होगा पार्ट ए का। किसका होगा, पार्ट ए का। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये जो तीनों क्वेश्चंस होंगे ये होंगे पार्ट बी के, एमसीक्यू टाइप। डन। अब सेक्शन बी पे आ जाओगे तो सेक्शन बी आपका, सेक्शन ए 1 नंबर का है, बस 1 नंबर का। सेक्शन बी से आपके 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी से 2 और 4 नंबर के। सेक्शन बी में आपको टोटल मिलेंगे 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने होंगे। इन 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके 4 नंबर के होंगे। ठीक है, इतना समझ गए। यहां भी जो स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट ए के होंगे, रेस्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी। ओके जी,
क्लियर? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन आ चुका है। टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है। 6 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करना है, पर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलना, जिससे आप खुद को ये चेक कर पाओगे कि एग्जाम के एक दिन पहले जब हम ये सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता है मैम कि हम कितना पानी में है और हमें कितना बेहतरीन तरीके से सब चीजें आती है। तो ये आपको खुद को एनालाइज करना है, ये आपको दुनिया को नहीं बताना, ये आप खुद एनालाइज करो और खुद से फिर मोटिवेट हो कि अगर आता है तो और अच्छे से करना है, और यदि कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ गलती कर रहे हो क्वेश्चन के आंसर करने में, तो इसको सुधारना है सो दैट कल के पेपर में फोड़ के आ सको। ओके, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कम्युनिकेशन दैट वी डू इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो उसमें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना परसेंटेज होता है, जो आपके डे टू डे कम्युनिकेशन में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हो उसका कितना कम्युनिकेशन होता है। अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो मेरी बॉडी गेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट है ना, सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बयां कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो पा रही है। अगर मैं प्रॉपर आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करती हूँ या किधर भी देखकर बात कर रही होती हूँ, ठीक है, तो ना तो आपका अटेंशन बन पाएगा और ना आपको कोई चीज प्रॉपरली समझ में आ पाएगी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। चाहे फिर आप लिखकर टेक्सचुअल मैसेज में भी बात कर रहे हो ना, अगर उसमें आप इमोजीज वगैरह को शेयर करते हो तो आपके कम्युनिकेशन का इफेक्ट बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे 55% होगा, 93% होगा, 7% होगा या 38% होगा, बताओ क्या कहते हो? बुक में लिखा हुआ है बकायदा, ऑफ कोर्स इट इज 93%, ठीक है। तो 93% ऑफ द कम्युनिकेशन दैट वी डू आर इन डे टू डे कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। हम 93% जो है हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। अभी मैंने बताया ही है, ठीक है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चेंजेस, अपने आप को नई चेंजेस के लिए प्रिपेयर करो सो दैट यू कैन ट्रांजिशन seamlessly. Why? Which term can you relate the given sentence to? This is a competency based question जो आपसे एक situation based पूछा गया है। खुद को नए नए चेंजेस के लिए प्रिपेयर कर लो, जिसकी वजह से आप अपने आप को सीमलेसली ट्रांजिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को रिलेट करना है, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेट करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करोगे, अडेप्टेबिलिटी से रिलेट करोगे या टाइम मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हो? जब आप नए चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हो, तो यहाँ पे इसे क्या कहोगे आप? जल्दी से बता दो ऑप्शन। हियर्स द आंसर इज अडेप्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि समर सीजन आता है तो हम समर सीजन के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं, वैसे ही क्लॉथ वेयर करते हैं, वैसे ही आपका जो है खाना पीना एंड ऑल सारी चीजें हो जाता है। लेकिन विंटर सीजन आता है तो हम विंटर क्लॉथ्स वेयर करते हैं और गर्म गर्म खाना पीना पसंद करते हैं, है ना। वैसे ही आप जैसे आप अपने आसपास के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, वैसे ही नए नए चेंजेस आपको अपने अंदर भी लाने होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज नोन एज अडेप्टेबिलिटी। Clear? Dash is the ability to plan and control how you spend the hours of your day well and do all that you want to do. अब ये फिलअप है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि फिलअप नहीं आते, ट्रू फॉल्स नहीं आते, बेटा आते हैं, फिलअप्स भी आते हैं एक एक नंबर में। तो यहाँ क्या आएगा? वो किस एबिलिटी की बात की जा रही है? दैट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड योर आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। अभी जरा ये बता दो, चलो इसी क्वेश्चन से मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपने अपने लिए क्या प्लानिंग की हुई है कि आपको डेटा साइंस का पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से देकर आना है, क्योंकि आफ्टर दैट योर इंग्लिश पेपर इज देयर। तो आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाई होगी जिससे आपकी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन हो जाए एज वेल एज डेटा साइंस की भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे ऊपर होता है टाइम मैनेजमेंट। आजकल समय का बड़ा महत्व है, पैसा भी कुछ भी नहीं लगता समय के आगे। जिसके पास समय है वो सबसे ज्यादा बलवान है, और जो अपने टाइम को मैनेज करना जानता है दैट इज वेरी रिच पर्सन इन द लाइफ। गॉट इट? क्योंकि आपने अगर टाइम मैनेज कर लिया तो ये मानो आपके पास कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सारी चीजें आपके पास रहेगी, और दूसरे काम को करने के लिए आप फ्री रहोगे, दूसरी चीज को सोचने के लिए आप फ्री रहोगे। अदरवाइज यू विल स्टक ऑन योर डे टू डे वर्क। गॉट इट? चलिए समझ में आ गया व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज
टाइम मैनेजमेंट। ओके, विच की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू, कौन सी की है जो कि स्टार्ट मेन्यू को ओपन करती है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ICT स्किल्स, और इसके पहले जो 2 क्वेश्चंस करे वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के थे। 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने कहा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो अब रिलेट कर पा रहे हो, आपके पेपर में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। 2 सेल्फ मैनेजमेंट के क्वेश्चन, एक बाकी सारे यूनिट के क्वेश्चन आएंगे। गॉट इट। चलिए, तो स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए कौन सी की होती है, जल्दी बता दो, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कंट्रोल की, ऑल्ट की, शिफ्ट की, विंडोज की। ऑफ कोर्स हियर्स द करेक्ट आंसर इज विंडोज की। होपफुली आपने कमेंट में आंसर लिख दिया होगा। ठीक है, शॉर्टकट की का क्वेश्चन आएगा, 100% शॉर्टकट की का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम। रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर, रवि के जो कस्टमर है, रवि एक शॉपकीपर है, उसके कस्टमर शॉप पे आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं शाउटिंग करना। ही डजंट गेट एंग्री, रवि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता अपने कस्टमर पर। ही लिसन्स टू व्हाट हिज कस्टमर इज सेइंग, वो बहुत पेशेंसफुली अपने कस्टमर्स की बात सुन रहा होता है, उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है क्योंकि दे आर शाउटिंग। ठीक है, नाउ ही इज, अब यहाँ पे उसकी कौन सी क्वालिटी बताई जा रही है ये आपको बताना है। ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज पेशेंट, ही इज ट्राइंग न्यू आइडियाज। ओके, सो ऑफ कोर्स द आंसर इज हियर, मैंने अभी बोल भी दिया, आपको आंसर बता भी दिया हुआ है। हियर्स द आंसर इज पेशेंस। ठीक है, वो पेशेंसफुली अपने कस्टमर्स की बात सुन रहा होता है। क्लियर। चलिए, तो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, समझ में आ गया। नाउ 5th क्वेश्चन, दैट इज असेसमेंट स्टेटमेंट 1 and 2 असर्शन रीजन। अभी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे और इजी क्वेश्चंस होते हैं, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखने होते हैं। पहले ये चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है ना। अगर फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ये दोनों में से CD में से कोई सा एक करेक्ट होगा। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो फिर ये चेक करो कि स्टेटमेंट 2 इसका रीजन है या नहीं है। ठीक है, दिस इज द फैक्ट टू सॉल्व दिस असर्शन रीजन क्वेश्चंस। चलो देखते हैं स्टेटमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजिंग अप रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बताता है कि आप जो भी रिसोर्सेज उसको यूज कर रहे हो वर्ल्ड में। स्टेटमेंट 2 says this would have serious environmental problems much worse than those that we are facing at present। ये जो है ये एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती चली जा रही है, इतनी वर्स हो जा रही है कि अब हम प्रेजेंट में भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं रिसोर्सेज को लेकर। अब ये बता दो क्या ये जो दोनों चीजें लिखी हुई है ये रिलेट कर रही है। अगर उससे भी पहले तो ये बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। If you identify that both the statements are true or false, anyone is false or anyone is true, तो C और D are correct। और अगर both the statement are true, तो first और second are correct, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर आपका? यस मैम, ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है, जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। इवन जो प्रेजेंट डेज में है आप इनसे परेशान, मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम इसको लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए क्लियर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है कि प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करो एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी बचा के रखो। ओके, चलिए, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नाउ ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से था, और ये आपसे पूछा गया है ग्रीन स्किल से। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन, 2 सेल्फ मैनेजमेंट के, बाकी 4 यूनिट्स हैं। 6 में से कोई भी 4 जो बहुत अच्छे से आएंगे ना एग्जाम में बेटा, वही अटेम्प्ट करके आना, रिस्क मत लेना। जो 4 आपको अच्छे से पता है कि भाई ये एकदम करेक्ट है, और अगर 6 आते हैं ना तो 6 करके मत आ जाना, कोई 4 ही करके आना। याद रखना यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अटेम्प्ट एनी 4 लिखा है क्लियरली, नॉट अटेम्प्ट ऑल 6, है ना। 3 या 2 भी मत करके आना, 4 तो करके ही आना कम से कम। Answer any 5 out of given 6 questions. Now the questions are started from here. It started for section B, MCQs. अब आपको 6 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Which of the following terms means an average value of data set? क्या कहा था? कल का लाइव सेशन देखा था, कहा था मैंने कि बिना मीन मीडियन मॉड के तो आपका पेपर बनेगा ही नहीं। फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब वो मीन मीडियन मॉड का कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, आइदर कोई एनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट विल कम डेफिनेटली। दिस इज अ पैटर्न जो कि बोर्ड एग्जाम में फॉलो होगा।
तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट इज नोन एज व्हाट? मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत इजी है। यस ऑफ कोर्स इट इज मीन, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स आपको दिए होते हैं लाइक 1 + 2 + 3 + 4, 4 नंबर दिए थे, चारों को प्लस कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज मीन। Second, at the animal shelter, after counting the cats, they are weight. The counts are dash values while their weights are dash values. बताओ क्या बोला है? ये एक कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन है। At the animal center, after counting the cats, एनिमल शेल्टर में कैट्स को काउंट किया गया। काउंट करने के बाद में ये बताया गया कि उनका वेट क्या है। ठीक है, नाउ द काउंट्स आर, जो काउंट किया गया वो क्या है, वो वैल्यूज को क्या कहोगे? व्हाइल देयर वेट्स आर, उनका जो वेट है वो क्या होगा, वो उससे किस टाइप की वैल्यू कहोगे? दोनों में डिफरेंस और दोनों बताना है। कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव, कंटिन्यूअस। जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स मैम कि केट्स जो काउंट किया है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस डेटा है, लेकिन यहाँ पे जो वेट है, वेट कैसा है? क्वालिटेटिव है। गॉट इट? देखो भाई, नंबर ऑफ केट्स आपने काउंट किया तो आप बता रहे हो कि नंबर ऑफ केट्स जो है आफ्टर एट द एनिमल शेल्टर, देखने के बाद में आपने बता दिया कि ये कैट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप इनके जब वेट की बात कर रहे हो तो ये एक क्वालिटेटिव बेसिकली डेटा होगा। तो हमने टाइप ऑफ डेटा पढ़ा था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट पढ़ा है ना, ये उसी का बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ एक साइन ये म्यू, जिसको कहते हैं म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, इट डिनोट्स, ये किसे डिनोट करते हैं? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको अगर पता हो तो एक्स फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, एक्स बार मीन को डिनोट करता है, ये पता है ना आपको अच्छे से। ये आपको डेटा वैल्यूज जो दी रहती है उसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, डेटा वैल्यूज को डिनोट करता है। यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। एक्स बार मीन को डिनोट करता है। अब ये म्यू और सिग्मा किसको डिनोट करता है? कैपिटल एम जो है वो मीडियन को डिनोट करता है, जेड जो है वो मॉड को डिनोट करता है ना, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स है। तो म्यू और सिग्मा किसको डिनोट करता है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन एंड सैंपल साइज को, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल साइज को। सो यस, द करेक्ट आंसर इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू को आप मीन से भी डिनोट कर सकते हो, इसको आप एक्स बार भी कह सकते हो, है ना, इट डजंट मैटर, दोनों तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो म्यू मीन्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज ऑलवेज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। गॉट इट? समझ में आया? एक मीन डेविएशन होता है ना, तो म्यू जनरली मीन डेविएशन को डिनोट करता है, मीन डेविएशन को म्यू डिनोट करता है। ठीक है, सिग्मा डिनोट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, और जनरली जो मीन निकालते हो, एवरेज जो निकालते हो, वो एक्स बार को डिनोट करता है। दिस इज अ वे to solve the question. Now dash the process of combining 2 or more data sets in a single data frame. अभी देखो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लग रहा है कि डाउट है यार, ये गलत हो सकता है ना, क्योंकि हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 का। आप यहाँ पे ना चॉइस दी है बेटा, 5-6 में से कोई 5 करना है। किसी एक क्वेश्चन में आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि मेरा ये आंसर गलत हो सकता है, तो बेटा छोड़ देना उसको, क्योंकि 6 में से 5 करना है, 5 जो परफेक्ट आते होंगे वो करके आना। ठीक है, तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर डेटा सेट्स इन अ सिंगल डेटा फ्रेम। बताओ, 2 और 2 से ज्यादा डेटा सेट्स को जब आप कंबाइन करते हो एक सिंगल डेटा फ्रेम में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम यहाँ पे डेटा मर्जिंग। क्या कहते हैं हम? डेटा मर्जिंग। तो डेटा मर्जिंग का 1 मार्क का क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे। डैश एम्स टू क्रिएटिंग मेथड, सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसेस टू स्टैंडर्डाइज, इंटीग्रेट, प्रोटेक्ट एंड स्टोर डेटा। ऑप्शंस आर हियर। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सी चीज का ये एम है, एट क्रिएटिंग मैथड्स, जिसमें आप मैथड्स क्रिएट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेट कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स को प्रोसेस कर पा रहे हो, इंटीग्रेट कर पा रहे हो, प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, डेटा को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, डेटा के स्टैंडर्ड्स को प्रोसेस कर पा रहे हो। इसे क्या कहते हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, करंट करिकुलम फ्रेमवर्क या बिजनेस प्रोसेस फ्रेमवर्क। ये किससे रिलेटेड है? जल्दी बताओ। यस ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड विद डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, राइट, जहां पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि जितने गवर्नमेंटल पोर्टल से वहां पे हर एक सिटीजन का डेटा होता है। फिर चाहे हम आधार कार्ड की बात कर ले, पैन कार्ड की बात कर ले, एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड वाले वेबसाइट की बात कर ले, MP ऑनलाइन की बात कर ले, बताओ रहता है कि नहीं भाई? सबका डेटा रहता है। तो डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, कौन सी मैथड यहाँ फॉलो होना चाहिए, वो सब इन्हीं फ्रेमवर्क पर होती है। ठीक है, नाउ कॉन्फिडेंशियल डेटा कैन बी स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट।
अगर आपके कोई फाइल है जिसमें आपने यूजर आईडी पासवर्ड सेव किया हुआ है, आपकी क्रेडिट क्रेडेंशियल्स डिटेल्स है, तो वो किस फाइल फॉर्मेट में होती है? दिस इज डिजिटल डेटा, फिजिकल कॉपीज, बोथ ए एंड बी एंड आइदर ए एंड बी। बताओ, तो जो डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल अगर सिस्टम पे है तो वो डिजिटल कॉपीज में, और अगर आपके पास में आपने पेन पेपर या किसी डायरी में लिखकर उसको रखा हुआ है सेफली तो वो फिजिकल कॉपी है। तो दोनों ही तरीके से वैलिड है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बोथ ए एंड बी। कॉन्फिडेंशियल डेटा कैन बी स्टोर्ड आइदर मैनुअली आइदर ऑन डिजिटली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन 2 से कोई भी 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आना 6 में से। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको चॉइस मिलेगी, 6 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं सेक्शन ए में। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। थर्ड का सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू कंसीडर ऑल द फ्लावर्स इन अ गार्डन एज वन सेट, आपके गार्डन में जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं उन सबको हमने एक सेट में रख लिया। देन व्हाट डू वी कॉल अ रोज इन द गार्डन? तो गार्डन में अगर कोई एक रोज फ्लावर है तो उसे आप क्या कहोगे? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक गार्डन है और उस गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटी के या एक ही वैरायटी के बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मैंने सबको एक ही सेट में इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे मैं रोज को क्या कहूंगी? सेट, सबसेट, सुपरसेट या पावर सेट? सो यस वी सेट कॉल एज सबसेट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसेट क्या होते हैं? किसी एक बड़े सेट में से, डेटा सेट में से आप जब कोई कुछ वैल्यूज लेते हो तो उसे सबसेट कहते हैं। तो लार्ज डेटा सेट से आप जब कुछ वैल्यूज को एक्सेस कर रहे होते हो दैट इज कॉल्ड एज सबसेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में एक नंबर्स का सेट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स है, 1 2 3 अप टू मेरे पास में 100 तक के नंबर्स हैं। अब मुझे इन 100 नंबर्स में से क्या बताना है? इवन नंबर्स बताना है, ऑड नंबर्स बताना है। तो मैं क्या करूंगी मैम? तो मैं यहाँ से 2 4 6 8 इस तरीके से 100 ऑड ही होता है, इवन ही होता है। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या आ जाएंगे आपके? 1 3 5 7 टिल 99 मैम। तो हमने इस लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट से कुछ दो सबसेट्स को डिफाइन कर लिया। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट से कुछ वैल्यूज को एक्सेस कर रहे होते हो तो वो उस लार्ज डेटा सेट का सब सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स थे, उसको हमने एक सेट में अरेंज कर लिया, तो एक इंडिविजुअल को आप कहोगे कि वो उस पर्टिकुलर डेटा सेट का सबसेट है। Okay, which term in data science refers to the method that shows the probable values for a variable and how often they occur? ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आ गया है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है बेटा। अभी आप क्या देख पा रहे हो? फिल इन द ब्लैंक टाइप का भी क्वेश्चन आपने देखा वन वर्ड में, और साथ ही आप यहाँ पे वन वर्ड टाइप का भी एक क्वेश्चन देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डेटा साइंस का वो फील्ड, वो टर्म होता है जिसमें आप क्या करते हो? आप प्रोबेबल वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर रहे होते हो? एक्चुअली कितनी बार आ रही है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बता रहे होते हो। ठीक है, हाउ ऑफन दे ऑकर। क्लियर? नाउ चूज द करेक्ट सेट ऑफ मैचेस। देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, सो गेट रेडी फॉर दिस ऑल्सो। अब एमसीक्यू टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बेस टाइप से रिलेटेड, जो कि आपके लास्ट यूनिट एथिक्स वाले से लिया गया है, एथिक्स इन डेटा साइंस। फर्स्ट है सिलेक्शन बेस, सेकेंड है लीनियरिटी बेस, सर्वाइवर बेस और रिकॉल बेस। अब इन बेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सिलेक्शन बेस, अभी पहले अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। फोकसिंग ऑन सक्सेसफुल एग्जांपल्स एंड इग्नोरिंग द फेलियर, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, कॉमन एट द डेटा लेबलिंग स्टेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड कॉग्निटिव बेस। तो सिलेक्शन बेस का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? ऑप्शंस आर हियर बेटा, ऑप्शंस आर हियर। जो आपको करेक्ट मैच लगता है उस पर टिक करके आना। सो व्हाट इज द करेक्ट मैच? करेक्ट मैच इज सी, है ना। सिलेक्शन बेस का करेक्ट आंसर होगा रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम के बेसिस पर देखो डिपेंड करता है, हर एक यूजर के हिसाब से डिफरेंट रिकमेंडेशंस आते हैं, जो जैसा सर्च करता है उसको वैसा रिकमेंडेशन मिलता है। गॉट इट। दूसरा अगर देखें हम तो यहाँ पे लिनियरिटी बेस, इसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होगा? कॉग्निटिव बेस। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्वाइवर बेस। सर्वाइवर बेस का क्या करेक्ट आंसर होगा? फोकसिंग ऑन सक्सेसफुल एग्जांपल्स एंड इग्नोरिंग द फेलियर। सक्सेसफुल एग्जांपल्स को आप फोकस करते हो और इग्नोर करते जाते हो अपने फेलियर्स को, दिस इज सर्वाइवर बेस। एंड लास्ट इज रिकॉल बेस, मींस व्हाट? कॉमन एट द डेटा लेबलिंग स्टेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हमने बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था ना, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो समझ में आ गया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन विल कम इन योर एग्जाम। नाउ फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जेड स्कोर। जेड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? अभी जेड स्कोर पता है ना क्या होता है अच्छे से?
है ना, मीन डेविएशन निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलकर जेड स्कोर निकाला जाता है मैम। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, म्यू माइनस एक्स डिवाइड बाय सिग्मा, या म्यू सिग्मा माइनस म्यू डिवाइड बाय एक्स, मतलब वही स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन वैल्यू, गॉट इट, वही सारी चीजें। तो ध्यान रखना, म्यू मीन्स मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन, ओके, और सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स मीन्स डेटा वैल्यूज, ओके जी, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, डेटा वैल्यूज में से आप मीन डेविएशन को माइनस करते हो और उस पूरे को डिवाइड कर देते हो स्टैंडर्ड डेविएशन से, दिस इज नोन एज जेड स्कोर। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बाकायदा वैल्यूज दी जाती है। तो बेटा फॉर्मूला आ सकता है, मीन का फॉर्मूला आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ सकता है। जब यहाँ पे आपसे जेड स्कोर का पूछा है, अब जेड स्कोर की वैल्यू होती है, ध्यान रखो, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, जो जेड स्कोर होता है ना, अगर वो मीन से ज्यादा आता है, अगर वो मीन से बड़ा हो जाता है तो पॉजिटिव साइन में आता है, ठीक है। अगर वो मीन से क्या होता है, बड़ा होता है, मीन से बड़ा होता है तो पॉजिटिव जेड स्कोर निकलता है। और वही जेड स्कोर अगर मीन से छोटा होता है तो वैल्यू आपकी निगेटिव आती है, अदरवाइज जेड स्कोर आपका इक्वल टू 1 होता है। अदरवाइज जेड स्कोर क्या होता है हमारा, इक्वल्स टू 1, गॉट इट। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 5 में से कोई 4 करने याद रखना, 6 में से कोई 5 करने याद रखना। नाउ अब ये चार आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन चारों में से देखकर आपको बताना है कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। द जेड स्कोर इज ऑलवेज नेगेटिव इफ द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर लाइज अबव द मीन। देखो मीन से ऊपर जाती है तो क्या जेड स्कोर की वैल्यू नेगेटिव होती है, ट्रू फॉल्स बताना लगभग। द जेड स्कोर इज पॉजिटिव इफ द वैल्यू बिलो द मीन, द जेड स्कोर इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ द वैल्यू लाइज अबव द मीन, if the z score negative if the value below the mean identify the correct sentences। तो अब इन चारों में से कौन से ट्रू है वो बताना है। तो अभी मैंने बताया आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में यही बताया, मीन से बड़ा है तो पॉजिटिव, मीन से छोटा है तो नेगेटिव, एल्स z score will be 1। तो हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ। अगर मीन से अबव है, मीन से ऊपर है तो जेड स्कोर पॉजिटिव, और अगर मीन से बिलो है तो जेड स्कोर इज नेगेटिव। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट वन, ठीक है। तो जेड स्कोर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, गॉट इट ना। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 4 नंबर दे देंगे, जेड स्कोर निकाल दो और बता दो। वैसे तो इतना लेंथी क्वेश्चन देते नहीं है, सैंपल पेपर को देखकर लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन दिया जाएगा, बट बेटा सीबीएसई का दिमाग घूम सकता है तो वो कुछ भी दे सकता है। तो गेट रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि मैंने कल भी एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करवाए, ओके। और आज शाम का सेशन बिल्कुल मिस मत करना, फिर से बता रही हूँ, आज वाला जो फाइनल रिविजन वाला सेशन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं, जो 100% एग्जाम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिस्कार्डिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा। कॉन्फिडेंशियल डेटा को डिस्कार्ड करने के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट वे नहीं है, नॉट। बेटा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो जो है उसको ही टिक करके आ जाओ। 3 होगी और एक नहीं होगा, है ना, 3 तो करेक्ट होंगी और एक नहीं होने वाली करेक्ट होगी, मेरी बात समझ में आई। तो देखो, श्रेडिंग द डेटा, कटिंग द फाइल्स विच कंटेन्स कॉन्फिडेंशियल डेटा, बर्निंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्रम्बलिंग द पेपर्स विच कंटेन कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड थ्रोइंग इट इन डस्टबिन। क्या होना चाहिए? So yes, the correct answer is crumbling the papers which contain confidential data and throwing it in dustbin. Okay, ये पेपर को डिस्कार्ड करने की मेथड नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। कटिंग द फाइल्स विच कंटेन कॉन्फिडेंशियल डेटा ये कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल डेटा को जला सकते हो, श्रेडिंग द डेटा ये भी कर सकते हो, बट उसको क्रम्बल करके थ्रो कर देना, बाद में कोई भी उसका यूज कर सकता है, ओके जी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। अगेन यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे से आएंगे वही अटेम्प्ट करना। द क्वेश्चन इज असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड। Mean absolute deviation is the average of how far away all values is data set are from the mean. Then is it true or false? पहले ये आइडेंटिफाई करो। स्टेटमेंट 2, the standard deviation is a measure of how spread out the numbers are around the mean. तो भाई मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है कि दोनों ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है, या एक फॉल्स एक ट्रू है, या अगर दोनों ट्रू है तो स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नॉट करेक्ट है? तो हियर्स द करेक्ट आंसर इज बेटा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। क्यों करेक्ट? देखो करेक्ट और इनकरेक्ट दिया हुआ है, रीजन नहीं पूछा, करेक्ट इनकरेक्ट यही पूछा, एक करेक्ट एक इनकरेक्ट है, ठीक है, यही पूछा है। तो देखो यहाँ पे मीन डेविएशन की डेफिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन दे रहे हैं। मीन डेविएशन बताता है कि जो एवरेज है वैल्यू आपने निकाली है मीन, उससे जो वैल्यूज है डेटा सेट की वो कितना दूर है।
और ये बताता है कि मीन से जो वैल्यूज है वो कितना उसके आसपास स्प्रेड हो रही है। दिस इज द वे टू डिफरेंशिएट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, इसका डिफरेंस भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट है या नहीं वो नहीं पूछा है, मतलब ये नहीं पूछा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑपोजिट। बट यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वो रीजन वाला नहीं पूछा है कि बी इज अ रीजन ऑफ ए, रीजन इज असर्शन का है या नहीं, वो नहीं पूछा है, सिंपल ट्रू और फॉल्स पूछा है। ओके, तो वो तो इजीली बता पाओगे। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स द कार्ड टेकन इज 5। ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आपने अभी मैथ्स का पेपर दिया होगा, उसमें भी किया होगा ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो जो आपने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अपने मैथ्स में पढ़ा है ना, वही तो अप्लाई कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। अगर वहां अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार रिकॉल कर लेना, बट रिकॉल कैसे करोगे, जो थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल बेसिस पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है, मतलब आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे ये 52 कार्ड्स के लिए पूछा है, टॉसिंग अ कॉइन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रिमेंबर माय वर्ड्स, टॉसिंग अ कॉइन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, रोलिंग अ डाइस के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सैंपल पेपर में कार्ड का पूछा है, हो सकता है कार्ड का ही क्वेश्चन आ जाए। तो 3 क्वेश्चन के आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। आप बताओगे मुझे पेपर देकर आकर और ये बोलोगे कि यस मैम द क्वेश्चन विल कम एज यू सेड। ओके, चलिए, तो 52 कार्ड्स होते हैं, याद रखना 52 कार्ड्स में से जो 13 कार्ड्स का जो है बंच होता है, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से पता है, यहाँ पर आपके कार्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं वो स्पेड, रेड हार्ट, ब्लैक हार्ट और एक और क्या होता है, डायमंड, ये 4 में होते हैं, है ना। एक होता है आपका रेड हार्ट और एक होता है आपका ब्लैक हार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका स्पेड, जिसको आप चिड़ी कहते हो इंग्लिश में, कुछ इस तरीके का साइन होता है ना, और एक होता है आपका डायमंड, जिसे हम ईट कहते हैं, राइट, हिंदी में, अगर कार्ड्स देखे हो तो। क्लियर? तो ऐसे 13 के कार्ड होते हैं। अब इन 13 में होता क्या है, तो कार्ड समझ लो पहले अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आए तो एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओ। हर एक 13 कार्ड्स में जो टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें होता है एक इक्का, जैसे एस कहते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद होता है जे, क्यू और के, ठीक है। क्लियर? तो ये टोटल हो गए आपके 13 कार्ड्स। ये 13 कार्ड्स रेड हार्ट के होंगे, यही सेम 13 कार्ड्स ब्लैक हार्ट के होंगे, यही सेम 13 कार्ड्स स्पेड के भी होंगे और यही सेम 13 कार्ड्स जो डायमंड के भी होंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन टोटल 52 कार्ड में से अगर आपको 5 निकालना है, 5 वाला नंबर, मतलब 5 वाला नंबर रेड का भी हो सकता है, 5 ब्लैक का भी हो सकता है, 5 स्पेड का भी हो सकता है, 5 डायमंड का भी हो सकता है, तो कौन से 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, 1/26, 8/52 या 1/169। तो उसके लिए आपको क्या बताना होगा? टोटल नंबर ऑफ जो आपकी आउटकम होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और यहां पे ऊपर आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम ये फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी का, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आप कैलकुलेट करने वाले हो। तो यस द करेक्ट आंसर इज व्हाट? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 4/52। वाई 4/52? अभी समझ में आया? क्योंकि 1 2 3 और 4 इन चारों में से कोई सा भी एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा आराम से। टोटल 52 कार्ड में से 52 कार्ड में से रेड का भी 5 आ सकता है, या ब्लैक का 5 आ सकता है, या स्पेड का 5 आ सकता है, या डायमंड का। तो 4 5 है आपके पास, चारों में से कोई भी एक ही 5 आएगा ना एट ए टाइम, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चारों की है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गई आपकी 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गई आपकी 52। क्लियर? चलिए, बेस डेटा कैन हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। बेस डेटा की ये प्रॉपर्टीज होती है पार्शियल, प्रेजुडाइज्ड, प्रेफरेंशियल, सिलेक्टिव। अब आपको बताना है कि इनमें से कोई एक होती है, कोई 2 होती है, कोई 3 होती है, कौन सी होती है। तो बेस डेटा कैन हैव पार्शियल, प्रेजुडाइज्ड, प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव, या आइदर प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव और आपका पार्शियल, या इधर पार्शियल, प्रेजुडाइज। तो ये 1/3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, या 1 3 4 हो सकता है। क्या कहता हूँ? यस द करेक्ट आंसर इज 1 2 and 3, पार्शियल, प्रेजुडाइज एंड प्रेफरेंशियल। जो बेस डेटा होता है वो यही होता है। लोगों के साथ आप पार्शलिटी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, मीन्स की जो डेटा है वो सिर्फ हायर अथॉरिटीज के लिए अवेलेबल है, मीन्स कि जो पर्सन्स जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, और बाकियों के लिए नहीं है।
क्लियर, या जो जॉब क्राइटेरिया में आते हैं सिर्फ उन्हीं को शो होगा डेटा, बाकी को शो नहीं होगा। तो ऐसे कुछ तरीके से पार्शियल प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज तो मतलब पता ही है, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, एक ओपिनियन सेट कर लेना, ठीक है, और उस ओपिनियन के बेसिस पर डेटा को अवेलेबल करवाना। भाई ये आपके कॉम्पिटिटर्स है तो उनको डेटा शो नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को डेटा शो होगा, क्लियर। और प्रेफरेंशियल, जो प्रेफर कर रहे हैं, वही जो मैंने बताया अभी कि जॉब के लिए जो एलिजिबल पर्सन है उन्हीं को प्रेफर किया जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम होकर होती है डेटा में वो ये बेस प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है, जिसको डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हो। नाउ क्वार्टाइल्स ऑफ डेटा सेट पार्टीशंस द डेटा इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। अभी हमें पता है कि क्वार्टाइल्स होते हैं, डेटा को आप क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हो। तो एक्चुअली किसी डेटा सेट को, सपोज कि ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें डेटा है, और इस डेटा सेट को अगर आपको पार्टीशन करना हो क्वार्टाइल्स में, तो आप कितने क्वार्टाइल्स में इसको पार्टीशन करोगे, 3, 4, 2 और 6। बहुत इजी है, मैथ्स में भी क्वार्टाइल पढ़ा है। ऑफ कोर्स बेटा इट इज 4 क्वार्टाइल, याद है अच्छे से, 4 क्वार्टाइल्स बनते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, याद आ रहा है 4 क्वार्टाइल्स, मैथ्स में पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा ये आपने, है ना जी। तो यस, कंप्लीट डेटा सेट को हम 4 क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, चलिए आगे बढ़े। Now, what is the value of mean and standard deviation in a standard normal distribution? अब आपको यहाँ बताना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 और 0 होती है, 0.5 0.5 होती है, 0 1 होती है, 1 1 होती है। सो यस द करेक्ट आंसर इज 1 and 0। याद रखना ये आपकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है, इन्हीं के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की वैल्यूज जो होती है वो लाई करती है। मीन डेविएशन तो ठीक है, यहाँ पे मीन मतलब मीन डेविएशन की बात की जा रही है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। नाउ इफ यू सॉफ्ट डिलीट अ फाइल, अगर आप किसी फाइल को सॉफ्ट डिलीट करते हो तो इसका क्या मतलब होता है, इट गेट्स डिलीटेड फॉर एवर, it only one can easily restore it, the hard disk gets formatted और a duplicate copy gets generated। सॉफ्ट डिलीट का क्या मतलब होता है कि हम रिसाइकल बिन से उसको रीस्टोर कर सकते हैं मैम, वो फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। तो एक परमानेंट डिलीट होता है, फाइल सिस्टम में मिलेगी नहीं, वो गई मतलब गई, परमानेंट डिलीट हो गई। उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट डिलीट। और एक सॉफ्ट डिलीट होता है जिसमें आपकी फाइल को आप नॉर्मल डिलीट की से डिलीट करते हो तो वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, जहां से आप फाइल को वापस रीस्टोर भी कर सकते हो जब आपको जरूरत लगती है तो। ओके, नाउ फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। अगेन 6 क्वेश्चंस आर देयर, इन सब 6 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5 MCQs, ठीक है, और ये भी पार्ट बी के। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। द स्कोर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट लाइक 72, 82, 94, 85, 74 आएगा बेटा, ये क्वेश्चन 100% आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये जरूरी नहीं है कि सैंपल पेपर में आपसे यहाँ पूछ लिया मीडियन, हो सकता है आपसे मीन निकालने को पूछ ले, हो सकता है मीन की जगह पर आपसे कुछ और पूछ ले, मॉड पूछ ले, मीडियन पूछ ले, मीडियन तो दिया हुआ है। तो गेट रेडी फॉर मीन एंड मॉड ऑल्सो, गेट रेडी फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो, गेट रेडी फॉर मीन डेविएशन ऑल्सो। क्वेश्चन दिया हुआ है 72, 82, 94, 85, 74, आपको मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है मैम कि अरेंज ऑल द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो मैम हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर हमें सर्च करनी है मिड वैल्यू, सर्च करनी है मिड वैल्यू। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस ऑकर होती है, अगर आपके नंबर्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो क्या करोगे, ऑड है तो क्या, ऑड होगी तो मिड वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। और अगर मैम इवन नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इवन होगी तो यहाँ पे आपको मिड की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और इन 2 वैल्यूज को आपको क्या करना है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना, देन यू विल गेट द मिड वैल्यू। This is the way. तो first you need to arrange all the members in the ascending order. तो ascending order में पहले इसको arrange करोगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 74, 72, 74, 82, 85, then 94. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5. तो बीच की वैल्यू क्या निकल गई मैम, 82, क्योंकि odd numbers are there. तो 82 is the median। अभी आप बिना देखे यहाँ पे 94 को टिक मत करके आना, first you arrange it in ascending order. Got it? Now the collection of one or more outcomes from an experiment is called, the collection of one or more outcomes, एक और एक से ज्यादा आउटकम्स का जो कलेक्शन है किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, इवेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट। So here's we can say it is known as probability, the collection of one or more outcomes। आउटकम्स की बात हो रही है बेटा, है ना, और प्रोबेबिलिटी में ही आउटकम्स को देखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। Got it? चलिए
अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इसेंशियल टूल इन स्टैटिस्टिक्स। अब आपको वही बताना है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, एक करेक्ट एक इनकरेक्ट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वेरी एसेंशियल टूल इन स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड हाउ वी मेक प्रेडिक्शंस इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कोई भी रूल प्रोबेबिलिटी का नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता प्रोबेबिलिटी का जिसके बेसिस पर आप प्रिडिक्शन ले सको, ऐसा है क्या? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में जरूरी तो है, लेकिन ये रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन ले सको, ये गलत है मैम, है ना। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही तो हम प्रिडिक्शन करते हैं, संभावना होती है तभी हमें प्रिडिक्ट होती है चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि आज वेदर थोड़ा खराब था, है ना, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो हमें ऐसा लगा और थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम था कि कहीं बारिश आएगी, तो हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द वेदर कि भाई मे भी बारिश आ सकती है, ठीक है, हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। आपने कोई कॉइन टॉस किया, तो अब आपने टॉस किया हुआ है उसको, तो आप ये बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। तो यस ऑफ कोर्स कि वन इज ट्रू एंड अदर इज इनकरेक्ट, गॉट इट। चलिए, व्हाट मेजर्स ऑफ पोजीशन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बहुत केयरफुली समझना, what measures of position divides the distribution into 10 equal parts। जब आप यहाँ पे 10 equal parts में डिवाइड कर रहे हो तो इसे क्या कहोगे, इसे कैसे मेजर करोगे? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो मैम क्वार्टाइल्स बोल देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 4 पार्ट में डिवाइड किया तो क्वार्टाइल कहते हैं, उसको क्वार्टाइल में मेजर करते हैं। 10 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हो तो किस में मेजर करोगे? डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और रेंज, किसमें इसको मेजर करोगे? तो इसे हम मेजर करेंगे डिसाइल्स। डिसाइल्स मतलब 10 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, गॉट इट। परसेंटाइल तो एक अलग से फॉर्मूला होता है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। और रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इन क्लास इंटरवल, दिस डिफरेंस इज नोन एज रेंज। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, a Z score describes the position of a fair score in terms of distance from mean when measured in standard deviation unit। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? म्यू माइनस एक्स अपॉन सिग्मा, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ Z स्कोर, गॉट इट। यही देखा था Z स्कोर का फॉर्मूला, डन। अभी क्या बता रहा है कि मीन में से जब आप किसी फेयर वैल्यूज को, टर्म्स को माइनस कर देते हो और फिर उसको डिवाइड करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो उसको Z स्कोर कहते हैं। क्या ये उसी को डिफाइन कर रहा है कि Z स्कोर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ फेयर स्कोर इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन व्हेन मेजर्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। दूसरा देखो, Z स्कोर इफ पॉजिटिव द वैल्यू लाई अबव द मीन एंड नेगेटिव इफ द वैल्यू लाई बिलो द मीन। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, वन इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ऑब्वियस मैम, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों ही Z स्कोर को डिफाइन कर रहे हैं। और ये Z स्कोर का क्वेश्चन अभी हमने सैंपल पेपर में ही अलग अलग भी देखा और सैंपल पेपर में ही असर्शन रीजन में भी देखा। तो अब इससे आप ये अंदाजा लगा लो कि Z स्कोर, मीन मॉड मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, लगभग क्वेश्चन उसी के रिपीट हो रहे हैं। हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, नाउ असर्शन रीजन का अगला क्वेश्चन। अब ये असर्शन रीजन में आपको करेक्ट है या नॉट करेक्ट है ये बताना है। बाकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। बस आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। तो व्हाइल स्टोरिंग द डेटा इन योर डिवाइस यू कैन इनक्रिप्ट इट। जब आप डेटा को अपने सिस्टम में स्टोर करते हो तो हम उसे इनक्रिप्ट करते हैं। असर्शन दिया हुआ है दूसरा, इन केस ऑफ डेटा, मतलब ये रीजन है ना, ये रीजन है। क्या बोला है? इन केस ऑफ डेटा लीक हैकर्स आर नॉट एबल टू रीड योर डेटा। अब जब आपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया और उस केस में अगर डेटा लीक भी हो जाता है, इनक्रिप्टेड डेटा हैकर्स के थ्रू एक्सेस भी हो जाता है, तो वो उसको रीड नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू रीड इट। सो व्हाट यू से, क्या इसी को इनक्रिप्शन कहते हैं? बताया था मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, ऑफ कोर्स, है ना। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसी को इनक्रिप्शन टेक्निक कहा जाता है। इनक्रिप्शन टेक्निक में सेंडर जो भी मैसेज सेंड कर रहा होता है वो एक अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओरिजिनल टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में, जिसको हम कीपर टेक्स्ट कहते हैं। और वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट डिक्रिप्ट होता है सिर्फ रिसीवर साइड पर ही, जिस सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जा रहा है। बीच में अगर कोई हैकर या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है तो वो डेटा इनक्रिप्टेड होने की वजह से उनके लिए बिल्कुल भी रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आता है, जो उनके लिए यूजलेस होता है। गॉट इट?
चलिए आगे बात समझ में। नाउ आंसर एनी 3 out of 5 क्वेश्चंस। वी आर ऑन द सेक्शन बी एज आई सेड। टोटल 16 क्वेश्चंस यहां मिलेंगे, अब 6 से लेकर 21 तक, है ना। 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के हो गए, 6 से 21 तक क्वेश्चन अब मिलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मिलने हैं 2 नंबर के, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे सेक्शन ए के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले थे, उनमें से 4 करने थे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। वही सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 तक, 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जहां से आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 2-2 नंबर के हिसाब से। गॉट इट। चलिए, तो पहला दिया हुआ है फीडबैक इज फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस कम्युनिकेशन। गिव 2 रीजंस एंड जस्टिफाई व्हाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस बेटा जी, फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी सपोज मैं आपको यहाँ पढ़ाती चली जा रही हूँ और आपका बदले में जब तक मुझे फीडबैक नहीं आएगा, सपोज कि मैंने यहाँ सारे लाइव मैराथन्स ले लिए और जब आप मुझे रिप्लाई करते हो कि मैम यू टॉट वेरी वेल, कि मैम आपने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आए, या मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, या वॉट जो भी आप मुझे फीडबैक देते हो, तो उसी से तो मुझे पता चलता है कि वी आर डूइंग अ कम्युनिकेशन हियर व्हिच इज इफेक्टिव। तो फीडबैक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी। ये पढ़ा था हमने, राइट। सो क्या लिखोगे यहाँ पे? इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, इट मोटिवेट्स, अब ये लिख लेना, ये तो आराम से लिख सकते हो ना। इट ऑलवेज देयर, इट बूस्ट लर्निंग एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो फीडबैक के यहाँ पे आपको फीचर्स लिखने कि फीडबैक क्यों जरूरी है। बेहतरीन तरीके से ये आंसर लिखकर आ जाना। यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर 4 भी लिखकर आओगे तो सफिशियंट है, 4 भी लिखकर आओगे तो सफिशियंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज आर स्टैंड फॉर? ये तो आता ही क्वेश्चन है ना। एक एबीसी टेक्निक वाला क्वेश्चन आता है, एबीसी टेक्निक जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है, पता ही होगा ना, है ना, पता है ना, एडवर्स बिलीफ एंड कंसिक्वेंसेस करके। क्लियर। एक स्मार्ट गोल्स जो हम बनाते हैं, स्मार्ट गोल्स किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, इसमें SMART सबका अपना मतलब होता है। अभी अगर आपको आता है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो R का क्या होगा? इसका मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। दिस आर द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट वर्ड। तो आर का मतलब क्या है? रियलिस्टिक। जब भी किसी गोल को अचीव करने वाले होते हो तो वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइमली अचीव कर सकते हो, अचीवेबल होना चाहिए, तभी वो गोल आपके लिए काम का होगा। अगर आपने ऐसा गोल बना लिया जिसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, जो रियल है ही नहीं, जिसको ऑन टाइम अचीव कर ही नहीं सकते हो, तो वो कैसा स्मार्ट गोल है? वो नहीं है स्मार्ट गोल, वो स्पेसिफिक ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई आज इस एक दिन में मैं 5 से 6 चैप्टर्स मैथ्स के कंप्लीट कर लूंगा। अब हर एक चैप्टर में 10-10 एक्सरसाइजेस है। हाउ यू विल डू? प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन होने लगेगी, नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट होने लग जाओगे, स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन लेने लग जाओगे, ठीक है। तो उतना ही बनाओ गोल जिसको आप अचीव कर सकते हो। आपने बोला आज इस एक दिन में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप के आराम से कर लोगे। आपने कहा आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यू कैन डेफिनेटली डू। 20 क्वेश्चन कर लोगे, डेफिनेटली डू। तो रियलिस्टिक, टाइमली, अचीवेबल, दिस इज द स्मार्ट technique or smart goal. So realistic goal would be something that we want to achieve, can work towards. I spend 3 hours every day after school to revise my subject to get good marks in the exam. अब आप बोल रहे हो कि मैं स्कूल से आकर पूरा दिन पूरी रात पढ़ूंगा, so it is not good, right? What will happen if you overchange the battery of a laptop? जब आप अपने लैपटॉप की बैटरी को चेंज करते हो तो क्या होता है? ओवरचार्ज, सॉरी चेंज नहीं, ओवरचार्ज है ना। तो क्या होता है बताओ? जब बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी खराब होने लगती है, उसमें ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है, बैटरी की लाइफ रिड्यूस होने लग जाती है। ओके, यही पॉइंट आपको लिख कर आना है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एंटरप्रेन्योर से लिया गया क्वेश्चन है। वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है बताओ? वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, है ना, फिर आप किसी पर्सन के अंडर जब काम कर रहे हो तो वो आपको बदले में सैलरी देगा और आप उसके लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट हुआ। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद ही उसके ऑनर हो, बॉस हो और आप अपने लिए ही काम कर रहे हो, दिस इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, गेट पेड फॉर दैट वर्क। In self-employment, individuals start business to satisfy the needs of a people. A self-employed person who is actually trying to make his or her own business better by taking risk and trying new ideas as an
एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, खुद के बॉस होते हैं। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला, तो 10 में से 6 से लेकर 10 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो 3 बहुत अच्छे से आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाना। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रीन स्किल से लिया गया क्वेश्चन है, जहां पे फार्मर्स क्या करते हैं, कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, जिससे क्रॉप्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो तो बढ़ता ही है, साथ में हम बात करें यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, जैसे काउ डंग एंड ग्रोइंग फॉर द क्रॉप्स। क्लियर, तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, ना कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल तो बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, आप देखते ही हो, है ना। वो शिल्पा शेट्टी एक एक्ट करती है मामा अर्थ का, है ना, देखा होगा, वो तो बहुत फेमस है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर देयर, राइट। नाउ अब आ चुके हैं हम सेक्शन बी के ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपसे पार्ट बी से पूछे जाएंगे 2 नंबर एज वेल एज 4 मार्क्स के लिए। तो अब आपको क्या करना है, 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस करना है। तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16, टोटल आपके 11 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने, ये होंगे पार्ट बी के 2 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हमने पार्ट ए के 2 नंबर के क्वेश्चंस देख लिए। अब ये होंगे क्या, A survey of 20 people, 10 kids and 10 adults was taken on the type of food they like to snack. The following response were recorded. What I am saying, competency level का क्वेश्चन आएगा. This is a competency level questions. सर्वे हुआ 20 लोगों का, उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि 10 किड्स हैं, 10 एडल्ट्स हैं। अब उसमें ये इस सर्वे में ये मेजर किया गया कि वो किस टाइप का फूड लेते हैं, ठीक है, एज ए स्नैक। नाउ 7 किड्स लाइक पिज्जा, 10 में से टोटल 7 जो है पिज्जा खाते हैं, अदर जो है बर्गर खाते हैं, मतलब ऑब्वियस 3 बर्गर खाते हैं और 7 पिज्जा खाते हैं। अब 10 में से 5 एडल्ट बर्गर लेते हैं, अदर एडल्ट प्रिफर पिज्जा, तो 5 पिज्जा लेंगे और 5 बर्गर लेंगे। ये हमने बता दिया माइनस करके, क्योंकि 10 किड्स हैं, 10 एडल्ट्स हैं, टोटल 20 में से। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो। इजी है मैम, 2-वे फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या ये बन गया, 7, 3 और 5 यही लिखना है, लिख दो। देखो पीपल हो गए आपके किड्स, एडल्ट्स टोटल, ठीक है, लाइक पिज्जा लाइक बर्गर, तो पिज्जा 7 लाइक करते हैं और 3 बर्गर लाइक करेंगे, टोटल हो गए 10। 5 एडल्ट पिज्जा लाइक करते हैं, 5 एडल्ट बर्गर लाइक करते हैं, टोटल हो गए 10, है ना। तो यहाँ देखो पिज्जा लाइक करने वाले एडल्ट और किड्स में टोटल 12, बर्गर लाइक करने वाले एडल्ट और किड्स में टोटल 8, और टोटल जो पर्सन जिनका सर्वे हुआ था दे आर 20। बन गई 2-वे टेबल, बना दोगे ना आराम से। 2-वे टेबल बनाना तो बहुत ईजी है मैम। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि टॉप में जो कॉलम्स ले रहे हो वो क्या होंगे, लेफ्ट में जो आप लेने वाले हो मेन पॉइंट्स वो कौन से होंगे। अगर वो पता चल गया तो वैल्यूज आराम से कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये डिफाइन कर रहा है सैंपल पेपर का क्वेश्चन, ओके। तो 2-वे टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। एक्सप्लेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताना है एक एग्जांपल की मदद से। तो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो जो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे वही लिखना है कि एवरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद अ ग्राफ दैट डिस्क्राइब्स द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ईच इवेंट, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। Every probability distribution associated with the graph that describes the likelihood of the occurrence, this type of distribution is, वही same line लिख दी। Rolling a dice, tossing a coin। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, डाइस को रोल करते हो तो 6 में से ही कोई नंबर आएगा मैम, 8, 9, 10, 15, 12, 16, 99, 100 ऐसा कुछ भी नहीं आता है, 6 में से ही कोई नंबर आएगा। 6 फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मतलब जो चीजें फिक्स्ड है। कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल फिक्स्ड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, okay, so this is uniform distribution. Now what is the survivorship base? Explain an example. ये ethics से लिया गया 5वीं यूनिट का क्वेश्चन। सर्वाइवल बेस क्या होता है, it is based on the concept usually tend to twist the data sets by focusing on successful examples or ignoring the failures. फेलियर वाले पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ आप सक्सेस पे फोकस कर रहे होते हो उस डेटा सेट में, तो वो बेसिकली सर्वाइवरशिप बेस कहलाता है। दिस टाइप ऑफ बेस ऑकर्स व्हेन वी आर लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स। सिर्फ हम कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपना जो बिजनेस है आगे बढ़ा रहे विदाउट सीइंग द कि उन कॉम्पिटिटर्स के चक्कर में हमें लॉस भी हो सकता है ना, उनसे कंपीट करने के चक्कर में हम अपना सब दाव पे लगाए चले जा रहे हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लिख कर आना है। अ हॉस्पिटल इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ट्रॉमा पेशेंट्स एडमिटेड टू द ER, सीकिंग टू फाइंड आउट विच प्रोसीजर्स वर्क बेस्ट।
However, researchers can only begin their studies if a patient is stable enough to give consent. देखो क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया कि हॉस्पिटल इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ट्रॉमा पेशेंट्स एडमिटेड टू द ईआर में जितने पेशेंट्स उनके एडमिटेड हैं उनके ऊपर बेसिकली ट्रॉमा पेशेंट्स पर एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. अब ध्यान से समझो, सीकिंग टू फाइंड आउट विच प्रोसीजर्स वर्क बेस्ट, और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा जो है वो बेस्ट होगा. However, researchers can only begin their studies only if a patient is stable enough to give a consent. जो पेशेंट वो स्टेबल होगा, अपना कंसेंट दे पाएगा, तो ही वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर पाएंगे. ओके, तो ये अपनी स्टडी को यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर लिया. तो गॉट माई पॉइंट, दिस इज नोन एज सर्वाइवरशिप बेस. Okay, do you think it is helpful to standardize the values of a normal distribution by converting them into Z-score? अब क्या बोला है कि आप ये बता सकते हो कि जो भी Z-score में आपको कैलकुलेट करना होता है बेसिकली, तो इट इज हेल्पफुल टू स्टैंडर्डाइज द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू Z-score. क्या इसमें आप बता सकते हो कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू होती है उसको हम क्या Z-score में कन्वर्ट कर सकते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने बताया, रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. उसको आप क्या Z-score में कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसका आंसर लिखना है. इट इज वेरी हेल्पफुल टू स्टैंडर्डाइज द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू Z-score बिकॉज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की अपॉर्चुनिटी हमें यहां से देता है. और Z-score कंपेयर करता है वैल्यूज को कि अलग अलग सैंपल्स के बेसिस पे आप वैल्यूज को कंपेयर करके बता सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और पर्टिकुलर एक वैल्यू तक के बारे में. तो यस ऑफ कोर्स, ठीक है, ये आंसर आपको लिखकर आना होगा. 2 नंबर का क्वेश्चन है. अगेन डेटा सेट वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना. एक डेटा सेट का क्वेश्चन, एक 2 नंबर में, एक आपका 1 नंबर में डेफिनेटली आएगा. चाहे वो मीन कैलकुलेट करने को आए, मॉड कैलकुलेट करने को आए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को आए, या परसेंटाइल कैलकुलेट करने को आए. ठीक है, तो परसेंटाइल बताना है आपको. यहाँ पर नंबर से आपके 27, 22, 44, 35, 14, 34, 32, इनमें आपको परसेंटाइल बताना है 22 का. तो जब भी परसेंटाइल, मीडियन ऐसा कुछ कैलकुलेट करना होता है, फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम नंबर को अरेंज करेंगे तो क्या आ जाने वाला है? 22, 27, ओके, 14 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया, देन 32, 34, 35 एंड 44. फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. एक बार असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर लिया, अब परसेंटाइल निकालना है हमें. 22 का परसेंटाइल निकालना है. तो 22 के पहले देखो कितने नंबर आ रहे हैं? एक ही नंबर आ रहा है मैम. तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/7 इंटू 100. गॉट इट. और ये 1 क्या है कि जो नंबर का परसेंटाइल निकालना है उसके पहले आपको देखने होंगे कितने नंबर्स होंगे. 2 है तो 2, 4 है तो 4. ठीक है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द परसेंटाइल. तो सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, 22 कम्स इन सेकंड प्लेस, परसेंटाइल इज 1/7 इंटू 100. जिस प्लेस पर आपका होगा उसके पहले के नंबर काउंट कर लेना. ठीक है, परसेंटाइल क्या निकल आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 14.28% अप्रॉक्स. बस सॉल्व इट नाउ 16th क्वेश्चन ध्यान से समझना. कॉन्फिडेंशियल डेटा इज मेंटेन्ड. हमने क्या कहा कि 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर के. फिर इसके बाद आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे. तो कॉन्फिडेंशियल डेटा इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एज वेल एज फिजिकल कॉपीज. कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका डिजिटल और फिजिकली दोनों तरीके से मेंटेन होता है. अभी एक एमसीक्यू में समझा था, नाउ दोनों तरीके से समझो. सैंपल पेपर में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है. Z-score का क्वेश्चन हमने कैसा देखा? एमसीक्यूज में भी देखा, क्वेश्चन में भी देखा. 3 से 4 तरीके से Z-score का क्वेश्चन यहाँ पूछा है. 3 से 4 अलग अलग तरीके से. और यहाँ पे देखो आप कॉन्फिडेंशियल डेटा का क्वेश्चन भी अभी हमने एमसीक्यूज में अलग तरीके से देखा, यहाँ अलग तरीके से देख रहे हो. तो सजेस्ट 2 वेज इन विच वी कैन डिस्कार्ड द फिजिकल कॉपीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा. कॉन्फिडेंशियल डेटा की कॉपीज को कैसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो? 2 तरीके बता दो. श्रेडिंग द डॉक्यूमेंट, बर्निंग द डॉक्यूमेंट, कटिंग अप द डॉक्यूमेंट्स. दैट्स इट. ठीक है, अभी देखा ये सेम क्वेश्चन हमने अभी एमसीक्यूज में देखा. चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे. कितने मार्क्स के लिए मैम? 4 नंबर के लिए. तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और 21, 5 क्वेश्चन 5 यूनिट के. पार्ट बी की 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स के. बट करना क्या है? 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही करना है लॉन्ग आंसर्स, है ना. तो अब ध्यान रखना कि जो लॉन्ग आंसर्स आएंगे 5, उनमें से जो बहुत 3 यूनिट के अच्छे से बनने वाले क्वेश्चन होंगे बेहतरीन तरीके से वो करके आना, क्योंकि सवाल है यहाँ पे 4 नंबर का, मतलब टोटल 12 मार्क्स. क्लियर. चलिए तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, हम 5 डिस्कस करेंगे. आशीष डाउनलोडेड अ डेटा सेट फ्रॉम केगल.
केगल आपको पता ही है, एक लर्निंग वेबसाइट है बोल सकते हैं, लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है जहां से उसने एक डेटा सेट डाउनलोड करा है। नाउ वांट्स टू यूज पार्ट्स ऑफ इट, उस डेटा सेट के पार्ट्स को वो यूज करता है डेटा एनालिसिस के लिए। एक्सप्लेन हिम द टर्म सबसेट। अब यहाँ पे सबसेट क्या है एंड आफ्टर डिफरेंट वेज ऑफ सबसेटिंग द डेटा, डेटा को सबसेट करने के लिए अलग अलग क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो केगल से एक उसने डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया, डेटा सेट अपने आप में लार्ज डेटा सेट है, वहां से उसको एक सबसेट यूज करना है, तो सबसेट के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। तो फॉर डेटा एनालिसिस वी डू नॉट नीड टू एंटायर डेटा फॉर कंसिडरेशन। डेटा एनालिसिस के लिए आपको पूरा डेटा, सपोज 100 पेज की एक रिपोर्ट है, पूरे 100 पेजेस को कंसिडर करना इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वर्किंग द होल डेटा सेट वी कैन टेक अ सर्टेन पार्ट ऑफ डेटा ऑफ आवर एनालिसिस। तो हम एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, उन 100 पेजेस में से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो कि एक पेज में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, उस एक पेज से आप पूरे 100 पेजेस का अंदाजा लगा पाओगे। तो वो जो एक पेज होगा वो सबसेट होगा ऑल 100 पेजेस। तो वही लिखा है कि द डिवीजन ऑफ स्मॉल सेट ऑफ डेटा फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डेटा इज नोन एज सबसेट। अभी बताया था कि A to Z आपके क्या होते हैं, पूरे 26 नंबर्स अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z, ABCD अप टू Z। उनमें से अगर मैंने कहा कि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग करने हैं, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट दो सबसेट्स हो जाएंगे अल्फाबेट के। अल्फाबेट इज अ डेटा सेट, कंप्लीट लार्ज डेटा सेट, जिसमें से आपने दो सबसेट को डिफाइन किया हुआ है। अब सबसेटिंग की क्या मेथड्स होती हैं, तो पहली होती है रो बेस्ड सबसेट, दूसरी होती है कॉलम बेस्ड सबसेट। ये हमने पढ़ा है, इसका डिफरेंस एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। रो बेस्ड सबसेट की बात करें तो ये टॉप टू बॉटम, टेबल के टॉप टू बॉटम में हम रोज को सिलेक्ट करते हैं, है ना। और अगर हम कॉलम बेस्ड की बात करें तो कॉलम बेस्ड में क्या होता है, यहाँ पे कॉलम्स के बेसिस पे आप जो है डेटा को सबसेट के फॉर्मेट में डिफाइन करते हो। इट टेकन इनटू द कंसीडरेशन ऑफ डेटा स्पेसिफिक सबसेट। ओके, तो रो बेस्ड सबसेट, कॉलम बेस्ड सबसेट समझ में आ गया। यहाँ स्पेसिफिक कॉलम लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ रोज लेते हैं। ओके, चलिए अब 18th क्वेश्चन। मान्या, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वाज लर्निंग द टॉपिक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। मान्या जो कि क्लास 10 की एक स्टूडेंट है जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ती है। नाउ शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हैड ट्रबल अंडरस्टैंडिंग इट। बताओ, वो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रही है स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, इसको वो समझ नहीं पाती है, उसको समझने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। नाउ हेल्प हर टू एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस ऑफ विद अ गुड एग्जांपल। अब आपको इसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करना है एक अच्छे एग्जांपल के साथ में। बता दो कि स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती क्या है, पढ़ी थी हमने पूरी प्रोसेस, बस उसी को यहाँ एक्सप्लेन करना है। देखो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता था, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, दैट्स इट। घुमा फिरा के उन्होंने एक सिचुएशन बेसिस पे पूछ लिया एंड इट इज अगेन रियल लाइफ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है ना, क्या प्रोसेस है। तो देखो वही लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस टू कलेक्ट एनालाइज द डेटा एंड आंसर द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस। ऑब्वियस, अगर मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी में अगर 50 घर हैं, 50 जो है हाउस है, अब मुझे ये पता करना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने फीमेल्स है, कितने मेल्स हैं, हर एक घर में किड्स हैं या नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू सर्च, मुझे क्या सर्च करना है, एक लार्ज डेटा सेट से कुछ वैल्यूज को निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सर्वे मेथड का यूज करोगे और इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप डेटा कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद में एक प्रॉपर रिपोर्ट रेडी करोगे, एनालाइज करोगे जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है ना। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आपको करनी थी, आपने वो करा, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको आपने प्रोसेस किया, एनालाइज किया और लास्ट में फिर आप उसको बता पा रहे हो। So the investigate process involves 4 components. First, formulate the problem, formulate the investigative questions, collect or consider the data, now analyze the data and interpret the data. These all are the steps. Got it? ये हमने पढ़ा है डिटेल में। Now consider that there is an annual event in your school for which you all are planning to shortlist a musical group for school. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड। आपको ये कंसीडर करना है कि आपके स्कूल में एक एनुअल इवेंट हो रहा है जो कि हर साल बच्चों के स्कूल में होता ही है, आइदर इट इज एनुअल डांस एनुअल डे और एनुअल स्पोर्ट्स डे, है ना। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर विच यू आर प्लानिंग टू शॉर्टलिस्ट अ म्यूजिकल ग्रुप। आप उसमें म्यूजिकल ग्रुप को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो अपने स्कूल के लिए। फर्स्ट, टू स्टार्ट विथ वी कैन स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा फॉर ईच सेल्स। नाउ, अच्छा ये अगला क्वेश्चन नहीं है, ये उसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बोला था ना बेटा, ठीक है, मुझे लगा केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कुछ भी देकर आ सकते हो, तो इट इज अबाउट द एग्जाम्पल।
ओके तो फर्स्ट वी कलेक्टिंग द डेटा फॉर ईच क्लास, हर क्लास से आप डेटा कलेक्ट करोगे कि भाई बेस्ट म्यूजिक ग्रुप आपको फाइंड आउट करना है, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद में आप उसे कंपेयर करोगे प्रेफरेंस के बेसिस पर, ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप डिफाइन करोगे। तो व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू द स्टूडेंट एट आर स्कूल लाइक, आपके स्कूल में जो है स्टूडेंट किस तरीके का म्यूजिक लाइक करता है, तो आप उस पर सर्वे, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर दैट जब डेटा कलेक्ट हो गया तो आप एनालाइज करोगे कि भाई एक सैंपल क्रिएट करोगे ओवरऑल पूरी, सपोज 12th तक स्कूल है आपका, 12th क्लासेस तक है, तो आप हर एक क्लास का डेटा लोगे और उसको एनालाइज करोगे। आफ्टर एनालाइजिंग आप क्या बताओगे, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो जो ये बताएगा हर टाइप की म्यूजिक को कौन कौन सी क्लास के कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। नाउ द एनालिसिस इन द ग्राफिकल फॉर्म विल हेल्प टू आइडेंटिफाई पॉपुलर टाइप ऑफ म्यूजिक, राइट। सो ऐसा एग्जाम्पल आप लिखकर आ सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हो। यहाँ पे स्कूल का इवेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने दिया था, आप वो भी लिखकर आ सकते हो। या फिर आप कोई इंप्लॉय, कोई सेल्स को लेकर कि भाई किसी कंपनी में जो है सेल्स हर 2 से 3 ब्रांचेस हैं और 2 से 3 ब्रांचेस में जो सेल्स उनको कंपेयर करना है ना, तो उसके बेसिस पे आपको डेटा कलेक्ट करना है। एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक। चलिए 19th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। गिवन अ सिग्निफिकेंटली लार्ज सैंपल साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन with infinite variance, the mean of all samples from the sample set of population will be roughly equal to the mean of the population. Now what is the statement about? Explain it with the help of an example. ये statement क्या कह रहा है और example के साथ आपको बताना है। तो पहले ये समझो कि ये statement समझ में आ गया। क्या लिखा हुआ है? Given a significantly large sample size from a population with finite variance. आपके पास में large sample size है एक population का जिसमें फाइनाइट वेरिएंस निकल रहा है, वेरिएंस की वैल्यू फाइनाइट है, कुछ निकल रही है, और द मीन ऑफ ऑल सैंपल्स फ्रॉम सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन विल बी रेगुलरली इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन। जो मीन निकल रहा है वो भी सैंपल्स के इक्वली निकल रहा है। तो अब आपको ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है ये बताओ, ये हम पढ़ चुके हैं। सो इट सेज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, Z स्कोर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, मीन, मॉड, मीडियन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेटली कम इन योर एक पेपर, इनके बिना पेपर नहीं बनेगा, आएंगे ही। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल अप्रोच एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जेस्ट इररिस्पेक्टिव of what is the shape of the population distribution. It states that it is a statistical theory stating that given a significantly large sample size from a population within finite variance, mean of all samples of the same set population will be roughly equal to the mean of population. Got it? ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है। अब एग्जाम्पल से समझो, ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, आई होप कि समझ आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, एग्जाम्पल से 100% समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, सपोज कि इन इंडिया द रिकॉर्डेड वेट्स ऑफ मेल पॉपुलेशन आर फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया में जो मेल पॉपुलेशन है उसका जो वेट है, उसको जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 68 kgs एंड 10 kgs रिस्पेक्टिवली। अब आपने जो मीन निकाला है वो 68 kg और 10 kg है। इफ अ पर्सन इज ईगर टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ 50 मेल्स पॉपुलेशन, व्हाट वुड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चूजन सैंपल? बताओ, यहाँ क्या बता दिया कि आपने इंडिया में जो पॉपुलेशन है वहां से मेल पॉपुलेशन का वेट मेजर किया है, ठीक है, या वेट वाला डेटा आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शो किया, तो उसका जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, उसका जो वेरिएशन है वो 68 kg और 100 kg में आ रहा है। अब अगर इसको आपको एक सैंपल साइज में शो करना होगा तो आप यहाँ पे बताओगे कि भाई 50 मेल्स का क्या वैल्यूज कैलकुलेट होने वाली है और इस बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मीन निकालोगे, मीन कितना दिया हुआ है 68, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 10 kg, इसको माइनस करोगे ऑब्वियस, तो 50 मीन सैंपल्स दिए हुए हैं बकायदा, ये तो आपको गिवन वैल्यूज दी हुई है। सो द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 68 सिंस सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो फाइनल फॉर्मूला इज लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में वैल्यूज रख देना जस्ट एंड सॉल्व इट। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा 10/√50। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो करके आओगे आराम से। अगर कोई सेंट्रल थ्योरम का क्वेश्चन आ गया तो वैसे हम शाम को सेंट्रल थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो डोंट पैनिक, बट क्वेश्चन विल कम 4 marks लाइक दिस। नाउ 20th क्वेश्चन,
We can perform data merging by implementing data joins on the data sets in a frame. How many types of joins are there? Explain. अभी डेटा को ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी यहाँ पे, तो वही ज्वाइंस लिखना है कि we can perform data merging by implementing data joins on the data frame. There are 3 categories, 1-to-1 join, कि आप डेटा सेट के एक एक वैल्यूज को ज्वाइन कर रहे हो, एक एक रो को ज्वाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द की कॉलम वैल्यूज. लाइक दिस, 2 टेबल हमने ले ली, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट इन्फो. दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप दोनों टेबल से डेटा को कलेक्टिवली एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी विल बी द की वैल्यू, की कॉलम, जिससे आप दोनों टेबल की वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हो. तो ये 1-to-1 हुआ. अब 1-to-many ज्वाइन क्या कहता है, जिसमें एक रिकॉर्ड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ में कनेक्टेड होता है. तो 1-to-many की बात करें तो स्टूडेंट और लाइब्रेरी, भाई एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी बुक्स को रीड करता है, तो स्टूडेंट आईडी और यहां पर भी स्टूडेंट आईडी, दीज आर द कॉमन कॉलम्स जो दोनों जगह कॉमन होंगे, जो दोनों जगह क्या होंगे बेटा, कॉमन होंगे, जिससे आप 1-to-many जो ज्वाइंस है उसको परफॉर्म कर पाओगे. अब होता है मेनी टू मेनी की अगर बात करें तो यहाँ पे मेनी रिलेशनशिप आर एग्जिस्ट बिटवीन 2 different data sets. Multiple records are associated with multiple values. For example, student and enrollment. समझ में आया? अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बहुत सारे एनरोलमेंट नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि हर एक स्टूडेंट का एक एनरोलमेंट नंबर है, लेकिन वो उसी एनरोलमेंट से मल्टीपल कोर्सेस में एनरोल हुआ है. तो अगर हम यहाँ मेनी टू मेनी की बात करें तो सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और वो 40 अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, 40 नहीं तो 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो आप. एक बच्चा 5 सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, 40 बच्चे भी 5-5 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आर देयर. समझ में आई बात? तो ये वही लाइन लिखी हुई है कि प्राइमरी की स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है और एनरोलमेंट टेबल में यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कॉलम इज अ कॉमन, एनरोलमेंट आईडी द फॉरेन की. और अगर कोर्सेस में आते हैं तो कोर्स आईडी द प्राइमरी की, जिसके थ्रू आप इसको यूज कर पा रहे हो. कोर्स आईडी आपको यहाँ भी मिलेगा. दिस इज मेनी टू मेनी. ओके, चलिए 21th क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना. डेटा एनालिटिक्स रेजेस मेनी एथिकल इश्यूज specifically when anyone starts making money from their data externally for purpose different from ones for which the data was initially collected. Now, while there are no specific rules of ethical guidelines around data analysis, there are few principles to agree upon. Explain any 4. अभी डेटा एथिक्स के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है, इतना सारा लिख के दिया हुआ है. डायरेक्ट पूछ लेते कि आप डेटा एथिक्स के 4 प्रिंसिपल्स लिख दो, बट द केस बेस्ड क्वेश्चंस आर हियर. तो फर्स्ट क्या लिखोगे, प्रोटेक्ट योर कस्टमर प्राइवेसी. सबसे पहला एथिक यही होता है कि प्राइवेसी कंट्रोल करना, प्राइवेसी को मैनेज करना. ठीक है. हाउएवर द प्राइवेट डेटा अक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन विद देयर कंसेंट शुड नेवर बी एक्सपोज्ड. क्लियर. Next, the private information that is shared should always be handled confidentiality. Third party companies share sensitive data, financial data always. So always have a restrictions on if, how and they information is allowed to passed forward. तो आपको इस पर restrictions allow करने चाहिए. Next, customers should always have a clear view of their data is getting used or traded, should have authority to manage the flow for their confidential information. Third party systems. Like for example, आप Amazon का यूज करते हो, Flipkart का यूज करते हो ना, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं ना, हम ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, तभी तो हम वो सारे एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा का यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं, बैंक डिटेल्स का यूज करते हैं. तो दिस इज हैपन हियर. ओके, कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उन्हें ये कस्टमर्स को कंसेंट देना चाहिए, या जो टर्म्स एंड कंडीशंस आता है आई एग्री पे क्लिक करते हो, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको कंसेंट ही प्रोवाइड कर रही होती है, आपसे लाइसेंस ले रही होती है कि यस यू कैन यूज इट एंड यू आर जस्ट एलिजिबल टू यूज इट, और आपका जो डेटा है वो सेफ सिक्योर है इस वेबसाइट के पास. Okay, so data should never interfere with the human will. Data analytics can average out and at times even discover we are the even before we make up our mind. Organization should begin thinking about the different type of predictions and conclusions that can be allowed only once, that cannot. Okay, and last is data should never institutionalize unfair bases like sexism or racism. ठीक है. Analytical system can absorb unconscious bases a crowd and boost them with the help of training samples. अब यहाँ पे कोई भी 4 पॉइंट लिखकर आ जाना बेटा, 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखकर आने हैं.
दैट इज सफिशिएंट फॉर 4 नंबर क्वेश्चन। बट पॉइंट्स आपके कैसे होने चाहिए, अच्छे से लिखे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 वर्ड लिखकर आपने एक पॉइंट एंड कर दिया, नो इट इज नॉट लाइक दैट। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपके 4 पॉइंट्स, भारी भरकम पॉइंट्स होने चाहिए जिसको पढ़ते से एग्जामिनर ना 4 नंबर दे दे, ठीक है। तो इसी के साथ में ही सैंपल पेपर यहाँ एंड करती हूँ एंड होपफुली आपको पूरा सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आया है। इवनिंग का सेशन बिल्कुल मिस मत करना, सैंपल पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जो एज इट इज आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे शाम के धमाकेदार सेशन में, फाइनल रिवीजन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेशन के साथ में। अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर कर देना। सैंपल पेपर समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे शाम के सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हियर, बाय बाय।